भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा। तो इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या हमने आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उसका भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी, सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार किस तरह का मतदान जागरूकता के लिए क्या संदेश? एक ही संदेश देना चाहता हूँ। हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, अपनी सफलता के लिए, अपने काम के लिए तुम मारे मारे फिरते हो। जब देश की बात आती है तो घर में क्यों बैठ जाते हो? तब क्यों नहीं निकलते? इसका मतलब आप अपने से को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते, देश को कम महत्वपूर्ण समझते। देश मांगता है कि दान, तुम केवल कर दो मतदान। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। रचयिता का होगा माँ बाप को अगर ठुकराओगे, अपमान रचयिता का होगा माँ बाप को अगर ठुकराओगे। मित्रों,
माँ बाप की कीमत उनके जाने के बाद पता लगती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं 2.5 साल का था, मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, याद नहीं है। केवल माँ की गोद नसीब हुई है और आज तक माँ की गोद नसीब होती है। जब मैं भाग्यशाली हूँ और माँ की गोद से बढ़िया कोई नज़ारा नहीं होता, पिता के कंधे से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। तो आपको सामने मैं एक अपना स्वरचित लिखा हुआ माँ बाप पर एक गीत, उसके बाद एक आपको होली गीत अपना रचना सुनाऊंगा जो मैंने लिखा है। 2 रचनाएं आपके सामने। निवेदन ये है कि बीच में कोई अन्य कार्यक्रम न करें, क्योंकि कविता को बहुत मन ध्यान लगा के जब आप सुनेंगे तभी आनंद आएगा। माँ बाप पे गीत है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बिठलाया। मेरे सर पर हाथ रख कर, मेरे सर पर हाथ रख कर, बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे जग की रीत सिखाई। मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं सब पर प्यार लुटाऊं, मुझे इतना प्यार दिया है। मैं सबको गले लगाऊं, मुझे ऐसी सीख दिया है। दया दान सिखलाया, दया दान सिखलाया। तूने प्रेम का दीप जलाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं, और
कोई चंदा कोई सूरज कोई झिलमिल सितारे हैं, कोई चंदा कोई सूरज कोई झिलमिल सितारे हैं। है स्वागत आप सबका जो कि इस अवसर पधारे हैं। मैं दिल की बात कह दूं आप मेरी आंखों के तारे हैं। मैं दिल की, वाह बहुत अच्छा लग गया, तालियां बजी आपकी। मैं आपको बता दूं मित्रों, जो होली के रंग में मस्ती में चले आइए, होली के रंग में और फागुन के गीत गाइए, होली के रंग में। क्या बात है, क्या बात है। गीत गाइए होली के रंग में। और किसने लगाया प्यार से गुलाल गाल पे, वाह। कोई को मत बताइए होली के रंग में, कोई को मत बताइए होली के रंग में। और ये राम का है देश, वतन है रहीम का, ये राम का है देश, वतन है रहीम का। और शिकवे गिले मिटाइए होली के रंग में, वाह भाई वाह। शिकवे गिले मिटाइए होली के रंग में। और ताली जरा बजाइए होली। क्या बात है। देखिए अभी होली का माहौल चल रहा है, एक तरफ सीता एक तरफ सलमा। गुड्डू भाई, सीता के लिए सलमा कोई गैर नहीं है और होली में और ईद में कुछ बैर नहीं है। क्या बात है, क्या बात सीता के है। लिए सलमा कोई गैर नहीं है और होली में और ईद में कुछ बैर नहीं है। और आपस में गले मिलकर सब लोग ये कहें कि कटता के मगरमच्छ तेरी खैर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बार में प्रमोद जी वाह। कटता के मगरमच्छ तेरी खैर नहीं है। ये काफिया का मैं माफिया हूँ। चलिए साहब, मैं एक जगह मैं कविता सुना रहा था और लोग ताली नहीं बजा रहे थे। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ताली नहीं बजा रहे थे। मैं सोचा कि भाई मैं इतनी अच्छी अच्छी लाइनें पढ़ रहा हूँ, लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। मगर एक चाचा जी पीछे जो बैठे थे काफ़ी देर से कंटिन्यू ताली बजाए जा रहे थे। मैंने चाचा से कहा, मैंने चाचा आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, हम तो सुरती ठोकर थे, तो अगर सुरती है ठोकर के बाद तो साथियों मैं देख रहा हूँ आज हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे मुस्कान है। ऐसे बुजुर्ग माँ बाप जो बच्चों के द्वारा तिरस्कृत होकर के, ये हमने कहा कि आप ताली बजाइए, कहे ताली बजाने से पहले हम आप ही को बजा देंगे। तो आप लोग जरा जोर से ताली बजाइए, मन बना लीजिए। मैं सुनाना चाहता हूँ मित्रों, देखिए आज के ज़माने में क्या है कि बच्चे जो हैं माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आज मैं बहुत चीज़ सुनाने वाला था, लेकिन आज मैं अपनी बातों को रोक करके मैं ऐसी चीज़ों को सुनाना चाहता हूँ जिससे माँ बाप हमारे जो श्रद्धा के पात्र हैं, जिनके वजह से हम लोग यहाँ जिंदा हैं, आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं उन माताओं और पिताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अपने माताओं पिताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके माँ बाप जिंदा हैं, क्योंकि माँ बाप जिंदा होते हैं तो उनका समझिए जीवित देवता की तरह होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। श्रवण जी जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं पंक्तियाँ जो दे रहा हूँ बहुत गिनती हैं। सर जी 2 मिनट रुक जाइए, जरा मुझे अपना काव्य पाठ कर लेने दीजिए, तब फिर उसके बाद चलाइए। मेरी बहुत निवेदन है, मैं पंक्तियाँ जो दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप वो भांग के चक्कर में सब व्यर्थ हो जाएगा मेरी रचना में। मैं जरा चाहता हूँ 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद रब से मांगिए, क्या कहना, कुछ मांगना है घर तो उसी
रब से मांगिए, और फैला के अपने हाथ नहीं सबसे मांगिए। ओहो क्या बात है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। अपने हाथ नहीं सबसे मांगिए। वाह वाह। क्यों कि दुनिया की सारी नेमतें मिल जाए खुद बखुद। क्या कहना? अरे बस एक दुआ माँ बाप के लब से मांगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहना? माँ बाप के लब से, माँ बाप के लबों से निकला हुआ आशीर्वाद मित्रों जीवन बदल देगा। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, माँ बाप दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता की बात कभी भी न टालना। क्या बात है। एक संदेश है, एक निवेदन है। माता पिता की बात कभी भी न टालना, और दुख और गमों का बोझ भी उन पे न डालना। क्या कहना? बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। और गमों का बोझ भी उन पे न डालना। बहुत ऊंचा। और बचपन में उंगली थाम तुम्हें चलना सिखाया, और आए जो बुढ़ापा तो उन्हें तुम संभालना। क्या बात है। आए जो बुढ़ापे में लाठी बनो मित्रों। क्या बात है। माँ बाप के दुखों का मैं कहता हूँ मित्रों, बता दें आपसे, मेरे पिताजी जिस दिन एक्सपायर हुए थे, कलेजा फट गया था। मुझे महसूस हुआ कि किसी के माँ बाप का साया जब सर से हटता है तो कितना कष्ट होता है। वो लोग बड़े महान हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो जीवित देवता है, उनका सम्मान करो। मर जाएंगे तो कल उनको तस्वीरों में माला फूल चढ़ाने पिलाया बड़ा किया, आज तुम उस माँ बाप को साइड में कर रहे हो, उसको त्रास दे रहे हो। कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उन्हें है फिक्र कि दौलत कहां से आएगी, सवाल यह है कि बरकत कहां से आएगी। और जिन्होंने दिए हैं माँ बाप को खून के आंसू, उनके हिस्से में जन्नत कहां से आएगी। जन्नत कहां से आएगी। शानदार, एक जोरदार तालियां हो जाए प्रमोद सर के लिए। और सम्मान में चाहूंगा सरवर जायसवाल जी और अनवारुल्लाह गुड्डू भाई, अमर भैया और अमरनाथ मोदनवाल जी, संजीव भैया, बबलू भी आ जाए। ये सम्मान संजीव भी आए, आप भी आए, दिनेश भैया। ये सम्मान हमारे जनपद की आन बान शान महान कवि प्रमोद सर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार की तरफ से ये सम्मान है। और आप हमेशा पूरे देश में अपनी आवाज से, अपने कविता के जरिए अपने जनपद का नाम रोशन करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय प्रमोद सर, जोरदार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम मौजूद हैं चंद्रमणि मिश्रा, जो कि एक प्राथमिक विद्यालय तरसावा में प्रधानाध्यापक हैं, और इन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान और नामांकन को लेकर के इन्होंने गीत बनाया है। आइए सुनते हैं इनसे, जो है इन्हीं की जुबानी की, कौन से ऐसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने गाना बनाया है, जिस पर जो है हम चर्चा करते हैं। तो सीधे चलते हैं मास्टर साहब से। मास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है हमारे चैनल में। कौन सा ऐसा जो है आपने गीत बनाया है, उसको जो हमें गा के हाँ, लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, इसके लिए गीत के माध्यम से मैंने एक गीत बनाया है, वो गीत को गाया है। और कहिए तो हम सुनाएं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता लोग बहुत बड़ी संख्या में वोट करें। इसके लिए एक प्यारा सा गीत कि अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। विश्व में सबसे हो आगे अपना भारत देश मां। भेदभावों को छोड़ चले, सबसे रिश्ता जोड़ चले। वक्त जागरण की आई, तंद्रा अपनी तोड़ चले। कदम वहीं पे बढ़े जहाँ लोकतंत्र का हो सम्मान।
अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। भारत भाग्य विधाता है, हम युग के निर्माता हैं, हमसे ही यह तंत्र चले, हम मालिक मतदाता हैं। हमको है निज देश पे गौरव, हमको है खुद पे अभिमान, अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। तो इसके साथ साथ जो है आपने नामांकन पे कौन सा? हाँ, इस समय हमारे विद्यालय में स्कूल चलो अभियान रैली चलाई जा रही है। हम लोग गांव-गांव बच्चों को नामांकित करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा गीत अपने स्कूल की विशेषता, जो सरकारी स्कूल की विशेषता है, बताने के लिए एक मैं गीत गाया हूँ, जिसको कि बच्चों गार्जियन जो अभिभावक हैं उनके व्हाट्सएप पे मैं शेयर किया हूँ, उनको जागरूक करने के लिए कि अपने बच्चों का नाम सरकारी विद्यालय में ही लिखवाएँ। है कुछ याद चाल नहीं सुनाता हूँ आपको कि सुन ले पिंकी बबलू राजू, सुन लो प्यारे रमेश, अब की बार लेना तुम सरकारी स्कूलों में प्रवेश। निःशुल्क मिलते कपड़े, निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन, उच्च योग्यताधारी विशेषज्ञ पढ़ाते यहाँ पे गुरुजन। स्वेटर गणवेश मिलती है पात्र को साइकिल, हर परीक्षा निःशुल्क होती, नहीं देना पड़ता कोई बिल। पृथक पृथक शौचालय रखते ये सरकारी विद्यालय, बड़े बड़े मैदान हैं, रखते ये सरकारी विद्यालय। सुन ले पिंकी बबलू राजू, सुन लो प्यारे रमेश, अब की बार लेना तुम सरकारी स्कूलों में प्रवेश। इस तरह गीत के माध्यम से भी हम बच्चों को नामांकित करने के लिए कुछ और गीत आपने बनाया है बच्चों को जो पढ़ाते थे आपने, आपकी बहुत अच्छी जो है गाना ऐसे जो विद्यालय में कविताओं के माध्यम से बच्चों को जागरूक करते हैं और उनको पढ़ाते हैं, तो उनको पढ़ाएंगे क्या तरीका आपने नया जो है बनाया है, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं देखिए बच्चों को जो कविता होती है वो कहा जाता है कि उसको स्वर लय में पढ़ाया जाए, तो मैं उन कविताओं को, जैसे कि कक्षा 5 में एक कविता है प्रकृति की सीख, मैंने बच्चों को स्वर एवं लय में उसको पढ़ाया है। और जैसे कि हम स्वर में गाते रहते हैं, बच्चे भी साथ साथ उसको दोहराते हैं और इसको बहुत बड़े पैमाने पर लोग जानते भी हैं। हमारे ज़िले में सारे टीचर जानते हैं। कविता के माध्यम से मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो उसका कहिए दो सुना दें आपको। जी जी एकदम। अरे पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे सिर पे हो कितना भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। इसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत से कविताएं हैं, सबको गा के पढ़ाया जाता है। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने भी अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पे हमारी कविता को लगाया था, जिसको बड़ा अच्छा लगा था, हमको बड़ा उत्साहवर्धन किया था। हमारे BSA साहब हमारी 2 कविताओं को अपने चैनल पर लगाया था, तो अच्छा लगता है लोगों को।
तो अभी आपने देखा कि जैसा कि मास्टर साहब ने कुछ गीत हमको बताएं, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बताया कि कुछ नामांकन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने गाया है और अपने विद्यालय में कैसे गीतों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करते हैं, पढ़ाते हैं किस तरीके से और किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराने के लिए सरकारी विद्यालय में अपने गीतों के माध्यम से जागरूक करते हैं। तो हम इसी तरीके से नए नए सुरों और नए नए गानों के साथ आपके साथ पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए जो है हम मास्टर साहब से फिर निवेदन करेंगे कि वो जो है ऐसे और बढ़िया बढ़िया गीत बनाते रहें ताकि हम आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं जौनपुर के चुनावी समीकरण पर, क्योंकि आपको बता दें कि हर बार लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे लास्ट में अपने प्रत्याशी की घोषणा करती थी। इस बार सबसे पहले सदर लोकसभा से कृपाशंकर सिंह को और मछली शहर लोकसभा सीट से फिर से दांव लगाया है बीपी सरोज पर। लेकिन वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो है अभी तक जनपद जौनपुर की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है, लेकिन पत्ते नहीं खुले हैं, जबकि चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है। तो इस पर क्या समीकरण होगा, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जौनपुर समाचार के संपादक महेंद्र जी से कि क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव का समीकरण। सीधे चलते हैं, आइए हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम्स में। धन्यवाद। क्या स्थितियां इस बार रहेंगी लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो स्थितियां रहने वाली हैं उनमें जब तक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रधानी को लेकर भी कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा है। हालांकि इंडी गठबंधन ने ये दोनों सीटें जौनपुर जनपद की ये दोनों समाजवादी पार्टी के पक्ष में छोड़ रखी हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई कैंडिडेट सामने आएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ चर्चाएं आई हैं। पहले हवा में पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की उम्मीदवारी की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अचानक बदले घटनाक्रम में उनकी गिरफ्तारी के बाद इन चर्चाओं को खासा विराम मिल गया है। लोग ये भी चर्चा करते हुए सामने आ जाते हैं कि उनकी पत्नी उनकी गैर मौजूदगी में लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं विपक्ष की या समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार, लेकिन मुझे कतई ऐसा नहीं लगता। वजह कि वो खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हैं। अगर वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने जाती हैं तो उन्हें अपनी अध्यक्षी से लेकर और तमाम चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ेगा। धनंजय सिंह की चर्चा के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन और नामों की चर्चा सामने आ रही है उनमें लाल बहादुर, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं, उनके नाम की चर्चा भी सामने आई। इसी बीच में बदलते घटनाक्रम में पिछले एक हफ्ते से एक ऐसे नाम की चर्चा है जिसे प्रदेश की राजनीति में बाबू सिंह कुशवाहा के नाम से जाना जाता है। उनकी चर्चा उठने के पीछे सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहे हैं, बड़े कद के नेता हैं, जनपद निवासी हैं, उनके सामने एक मजबूत, जिताऊ, सक्षम, पैसे वाला, दमदार कैंडिडेट लाने को की बात को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा की चर्चा बार बार उठकर सामने आ रही है। देखिए, अगर ये समझिए
कि अगर दागियों पे दांव लगाती है ये पार्टियां, तो जनता ये कहेगी कि कौन से दाग अच्छे हैं। कुल मिला के चर्चा ये है कि जनता को ये देखना है कि कौन से दाग अच्छे हैं। अगर बाबू सिंह कुशवाहा आ जाते हैं, जो सचमुच ये पूछिए तो बाबू सिंह कुशवाहा ही नहीं है, वो चरण सिंह कुशवाहा हैं। उनके खिलाफ पहला मामला फर्जी मार्कशीट से स्नातक होने का है और उसी नाम पर उन्हें, उसी डिग्री और उसी पहचान के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये मामला दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, एक न एक दिन फैसला आएगा। बड़ा मामला है। NRHM के घोटाले के केंद्र बिंदु रहे 2 वरिष्ठ राज्य सरकार के कर्मचारियों, 2 CMO की हुई हत्या में इनको केंद्र में माना जाता है। इसके अलावा NRHM घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसकी परतें आज भी खुलती जा रही हैं। लिहाजा पैसे से सक्षम बाहुबली और साथ साथ बढ़िया दाग लेकर वो जौनपुर की सरजमी पे उतर सकते हैं। कृपाशंकर सिंह जो खुद तमाम घोटालों से और तमाम उससे जुड़े हुए हैं, मुकदमे उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, वो भी एक सक्षम खर्च करने वाले जिताऊ उम्मीदवार हैं भाजपा के लिए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी किसी न किसी जिताऊ उम्मीदवार को ही खोज रही है। अब जनता ये तय करे कि किसके दाग अच्छे हैं। जिन नामों की चर्चा सामने आई है उनको देखकर यही लगता है कि कोई न कोई बाहर से ऊपर से एक ऐसा कैंडिडेट जनपद में आएगा जो जनपद से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस बात क्योंकि समाजवादी पार्टी में मेरी दृष्टि में इस समय कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो कृपाशंकर सिंह जैसी शख्सियत का जमकर मुकाबला कर सके। रही बात जीत और हार होने की, तो अभी बसपा में ये चर्चा है कि पूर्व सांसद, उनके निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को वो दोबारा टिकट दे सकते हैं। श्याम सिंह यादव ने पिछला लोकसभा चुनाव बड़े ही गणितीय उस पर जीता है और वो गणित अब भी बनी रहेगी, बशर्ते ना हो। तो श्याम सिंह यादव को अपनी बिरादरी का वोट मिलेगा, बसपा का वोट मिलेगा, तो उनकी मजबूती अपनी जगह है। लेकिन ये सब बातें हम तभी कह सकते हैं जब सामने मामला आए। रही बात मछली शहर की, तो वहाँ पर भी अभी BP सरोज का नाम 1-2 दिन पहले हुआ है, आने दीजिए और लोगों का नाम फिर चर्चा होगी। जैसा कि अभी दागी प्रत्याशियों की बात आपने कही है, उसमें कृपाशंकर सिंह भी आ रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा भी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दागी प्रत्याशी या नेता जाता है तो वो गंगा की तरह धुल करके एकदम पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। अभी हाल में ही सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको जो है ED द्वारा गिरफ्तार किया गया और ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया शराब घोटाले में, वहीं संजय सिंह को भी बंद किया गया था, जहां पर हाई कोर्ट ने संजय सिंह को कोई सबूत न मिलने पर संजय सिंह को रिहा किया। तो इस तरीके से क्या जो है स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहा है, जो ज्वाइन कर ले रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो एकदम स्वच्छ हो जा रहा है, साफ सुथरा। लेकिन एक अच्छे नेता में समाजवादी पार्टी में, जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा पैराशूटरी नेता, जैसे कृपाशंकर सिंह ही पैराशूट के नेता ही हैं, और अगर बाबू सिंह कुशवाहा आते हैं वो भी पैराशूट के। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि, और आवाम भी चाहती है, जनता भी चाहती है एक परिवर्तन, कि एक ऐसा सांसद मिले। जबकि समाजवादी पार्टी से अगली बार सांसद श्याम सिंह यादव रहे, वो हफ्ते में, महीने के हफ्ते में 1-2 दिन आते थे, बाकी दिन वो दिल्ली में ही रहते थे। पता चलता था कि सांसद किसी, अगर आदमी को ज़रूरत पड़ी सांसद की तो सांसद जी है ही नहीं। तो अब इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, वो यहाँ का निवासी हो, जिससे लोग आसानी से पहुँच सके। उसमें खास नाम आता है, जैसे कि इसमें तेज़ी से लाल बहादुर यादव का समाजवादी पार्टी से,
कि वो भी जो है टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल अभी जो है समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला कि ईद बाद जो है हो सकता है कि इन लोगों के पत्ते खोले जाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि दागियों पे दांव लगाकर जिताऊ उम्मीदवार लाना और एक सीट अपनी पक्की करना, ये हर पार्टी की पहली वो रह गई है। जनता अगर कोई, देखिए, मुख्य पार्टियों के अलावा अगर कोई निर्दोष जिस साफ पाक उम्मीदवार खड़ा होता है, निर्दलीय है, जिसको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि जनता उसको वोट देगी? उसको लोकसभा अपना लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी? उसे तो पार्टियों की तरफ ही देखना है ना। देखिए, लोकसभा का चुनाव है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। मोदी का चेहरा सामने है, हालांकि 75 साल की उम्र वो अगले 2 साल, 2.25 साल में पूरी करेंगे। उसके बाद उनके अपने नियम के अनुसार ये परिवर्तन, उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी, अपना उत्तराधिकारी वो घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए, जो चुनाव नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर लड़ा जा रहा है, सीधे पार्टी तो नहीं कह रही है, लेकिन पार्टी लाइन से जुड़ी हुई उनकी सोशल मीडिया फोर्स बार बार ये कह रही है कि ये चुनाव राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर है। वोट आप कमल पे लगाएंगे, वोट श्री राम के चरणों में जाएगा, फूल राम के चरणों में जाएगा। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ से विपक्षी, कोई भी विपक्षी पार्टी अभी अपना चेहरा क्लियर नहीं कर पाई है। जब भी बैठकें होती हैं तो आप देखते हैं खुलकर आता है सजनी, हमहू राजकुमार। कई राजकुमार हैं जो गद्दी के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। जनता ये सब देख रही है। तो साफ चरित्र का उम्मीदवार हो, गंदे चरित्र का उम्मीदवार हो, हमें नहीं लगता कि जनता राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हटकर स्थानीय मुद्दों पर लगाएगी। लाल बहादुर यादव का आपने विशेष तौर पर नाम लिया, और भी नाम हो सकते हैं जिनका आप लें। साफ़ सुथरी छवि के हो सकते हैं, उनका अपना वोट बैंक हो सकता है, सारी बातें हैं। सब कुछ भविष्य के घर में है, पहले उम्मीदवार आने दीजिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि वॉशिंग मशीन में जाते हैं, गंगा पवित्र होके आ जाते हैं जो भी वो हैं। बाबू, मैं आपको बताऊं, जिनके नाम की चर्चा चल रही है बाबू सिंह कुशवाहा की, ये बाबू सिंह कुशवाहा अभी कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी से गलबहियाँ कर रहे थे। इन्होंने पूरी कोशिश की, वहाँ से नाकाम हुए। आज से ठीक 1 साल पहले, 1 साल कुछ दिन पहले, इसी जौनपुर में चौकिया मोड़ पर इन्होंने सभा की थी, खुलकर गालियाँ दी थी और कहा था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक जैसी हैं। इसी जौनपुर में कह गए थे। मुझे नहीं लगता कि फिर जौनपुर में आकर वो समाजवादी पार्टी की तारीफ कर वोट मांगेंगे। तो ये सब स्थितियां हैं, जनता ये सारी चीज़ें देख रही हैं। ये बातें मैं आपको आपकी याददाश्त को सिर्फ रिन्यू करने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी स्थितियां गुजर चुकी हैं। तो रही बात वॉशिंग मशीन की, तो भाई देखिए, कृपाशंकर सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो 2 साल 8 महीने और 25 दिन बाद उनको जौनपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। कोड़ा मंत्रिमंडल से लेकर महाराष्ट्र के तमाम घोटालों में जिनका खुलकर नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता का फैसला देखिए, आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी हमारी वार्ता हो रही थी चुनावी समीकरण पर और प्रत्याशियों को लेकर के, दागी कौन है, वॉशिंग मशीन से कौन धुल के आया है, कौन होगा जौनपुर का प्रत्याशी और जनता किसको वोट करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे हम
जौनपुर समाचार के संपादक महेंद्र जी से, जिन्होंने अपने ओपिनियन खुल करके बताए कि क्या कौन पार्टियां कैसी है, कौन प्रत्याशी कैसा है, वो कब होता है, कैसे आते हैं। हर कोई जो है दूध का धुला नहीं है। बट ये समस्या यही आती है कि अभी प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही समीकरण आएगा, और हम इसी तरीके से अभी जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती तो हम चर्चाएं करते रहेंगे, आपको एक से एक शख्सियत से ऐसे रूबरू कराते रहेंगे जो कि चुनावी समीकरण पर और पुराने जो कि वरिष्ठ संपादक होते हैं और वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनको जानकारी, वो अपनी एनालिसिस हमको न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स, जौनपुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में नहीं बिठाना चाहते। 2013 में बहुत कोशिश की, 2015 में बड़े बड़े मंत्री दिल्ली की गलियों में पर्चे लेके घूमे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री घूमे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबने रैलियां की। दिल्ली में बड़ा बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। 2020 में फिर प्रधानमंत्री जी ने रैली की, गृह मंत्री ने रैली की। एक एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों में 15-15 लोगों की सभा करने में लगाई गई। और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल चुनाव में हुआ। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी, और चिट्ठी बाद में लिखी, लिखते ही मीडिया को दे दी कि जिसको लिखी है उससे पढ़ी ना पढ़ी, और मीडिया को पहले दे दी जाए कि दिल्ली के लोग पढ़ ले। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है, और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। कोई आदमी दिल्ली की सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, ये दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना थी, उसका पैसा भी रोक दिया गया, ताकि दिल्ली में कोई सड़क हादसे में गिरे, इंजर्ड हो तो उसका इलाज भी ना हो पाए। ये अर्जी हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके बाद पैसे रिलीज हुए। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। तो एलजी साहब ने एमएचए को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इसलिए एलजी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये एलजी साहब ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा और सारे मीडिया को दिया। और उसके 2 दिन बाद एक और चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए।
कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं है। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा, और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। तो अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आधार बता रहे हैं कि आपकी किसी संवैधानिक से बात हुई की, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी महीने में आप लोगों ने बहुमत से वहाँ पे प्रोटेस्ट पास किया था। देखिए, संविधान के विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जो बर्खास्त करने का मामला हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, फ्लोर टेस्ट ही एक लौता माध्यम है कि जब सरकार का बहुमत फ्लोर टेस्ट पे ना हो तो उस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। मगर अरविंद केजरीवाल जी को यह मालूम था कि बार बार षड्यंत्र किए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत स्थापित किया। उसके बाद 6 महीने तक किसी भी सरकार को अपना बहुमत स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। लिहाजा संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। मगर ये लोग संविधान को मानते कहाँ हैं? इन्होंने पिछले 8 साल तक संविधान नहीं माना और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीने रखी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं तो इन्होंने कानून ही बदल दिए, संविधान बदल दिया। इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड है गैर संवैधानिक हैं, और ये तो गैर संवैधानिक करने में ये सरकार तो अपनी जो है गर्व मानती है। सर, राजनाथ जी ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला किया, कहा है कि अगर मान लो उनकी वजह से गिरफ्तार भी हुए हैं तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट तो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अब राजनाथ सिंह जी को अगर बहुत कानून की समझ होती तो राजनाथ सिंह रोज अखबारों में छप रहे होते। छोड़ दीजिए, उनकी जो है दुकान बंद हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने ये उनकी तरफ से बात कही गई है कि आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे गिरफ्तारी होती है। संजय सिंह को कोर्ट ने ही बरी किया था, तो अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं? हम कहाँ मानते हैं कि राजनाथ सिंह जी की सरकार में चलती है? कौन पूछ रहा हूँ? हमें राजनाथ सिंह जी से कोई लेना देना नहीं। जो 2 आदमी केंद्र सरकार चलाते हैं हम तो उनकी बात करते हैं। ये तो सब
वो क्या कहते हैं, वो साइड के प्लेयर हैं, वो सारे के सारे सपोर्टिंग कास्ट है फिल्म की, उनका क्या लेना देना। उनसे संबंधित भी सवाल है। प्रधानमंत्री एक बयान दिया अखबार को, उन्होंने कहा है कि जो भी लोगों का हक छीनेगा उस पर कार्रवाई होगी और भाजपा शासित राज्यों में भी कार्रवाई होती है, तीसरा टर्म आएगा तो कार्रवाई और तेजी से होगी। देखिए, मैंने आज प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा, देश के बड़े अखबार के अंदर छपा हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी से देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 59 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये सवाल उस इंटरव्यू में पूछा ही नहीं गया। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी से सवाल बनता था कि जिन कंपनियों के यहां इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े, उन्हीं कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने करोड़ रुपए क्यों लिए? वो सवाल उसमें पूछा ही नहीं गया था। जब आपने सवाल ही काम के नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ भी बोलते रहे, वो तो उनका माइक है, उनकी मर्जी है, मगर जो देश के बड़े सवाल है उनका जवाब उन्हें देना चाहिए। बीजेपी लगातार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही है, कह रही कि बिना सीएम के सरकार कैसे चलेगी? कोई बात नहीं, अब उनके पास कोई काम तो है, ये इसी चीज में लगे। सर, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं इस मुसीबत वाली घड़ी में, दूसरी तरफ सांसद नजर नहीं आते, इसको लेकर बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है और बाकी पार्टियां भी। अरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो पूरे कोरोना में नजर नहीं आए, तब आप लोगों ने पूछा नहीं। 2 साल कोरोना चला, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के लोग नजर आए। ये सारे 7 सांसद जो जनता ने चुने, वो जनता के लिए ही नजर नहीं आए। और राज्यसभा के सांसद पहले कौन से धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे आते थे, आप ये बताओ। या तो आपने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे किया हो और आपको पंजाब के सांसद मिले हो, सीचेवाल जी मिले हो, हरभजन सिंह जी जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हो, कभी देखे हो तो मुझे बता दो। अब बेकार की बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीचेवाल जी से लेके हरभजन सिंह, अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कभी आपने हरभजन सिंह जी को देखा हो बैरिकेड पे चढ़े हुए? सोशल तो मीडिया बताइए, पोस्टर भी नहीं बदला है आपके समर्थन में। वो क्या है? एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे समय में वो लोग नहीं आ रहे, तमाम मुद्दों पर बीजेपी घेरने की बात होती है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बेवजह कुछ चीजों को जो है आम आदमी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश के इंटेंशन से इस तरीके की दरारें पार्टी के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है ये कुछ नहीं है। और मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं कि आप जिनका भी नाम ले रहे हो, चाहे वो संजय अरोड़ा हो, चाहे वो सीचेवाल हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, हरभजन सिंह को आपने कभी बैरिकेड पे चढ़े देखा हो तो मुझे फोटो दिखा दो कि जी वो ये पहले तो ये कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए पार्टी में फूट चढ़ गई है। ये सब जो है बेकार की बात है।